जहाँ चाह वहाँ राह, इस सूक्ति को साकार कर दिखाया इंदौर के जन्मे डॉक्टर जी.पी. पाल ने। इंदौर में सामान्य परिवार में जन्मे गया प्रसाद पाल इस समय देश विदेश में लोकप्रिय वैज्ञानिक। देश का सर्वोच्च वैज्ञानिक अवार्ड 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से प्राप्त किया। 5 स्वर्ण पदक प्राप्त किए। 11 चर्चित पुस्तकों के लेखक। एक वैश्विक सर्वेक्षण में भारत में नंबर 1 वैज्ञानिक तथा विश्व में 102 रैंक प्राप्त की। डॉक्टर पॉल से वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस ने खास मुलाकात की, जिसमें आपने कहा, शरीर विज्ञान में भारत के विश्व कीर्तिमान, सरकार चिकित्सा के गिरते स्तर पर दे ध्यान। इस मुलाकात का संपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लेने जा रहे हैं इंदौर की एक ऐसी विभूति से मुलाकात जो कि आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और अहिल्या नगरी में जन्मे डॉक्टर पाल जी ने पूरे विश्व में हमारे इंदौर का नाम रोशन किया है। हम आपको बधाई देते हैं डॉक्टर पाल साहब। डॉक्टर पाल जी शरीर विज्ञान में कई अवार्ड प्राप्त हैं। आपके लेक्चर होते हैं जिनको कि काफ़ी विद्यार्थी मनोयोग से सुनते हैं और चिकित्सा क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम डॉक्टर पाल साहब का है। डॉक्टर पाल जी से हम सवाल कर रहे हैं उत्तर आपसे। सबसे पहले हम साहित्य देकर आपको सम्मानित कर रहे हैं। ये किताब फादर वर्गीस जी ने लिखी है, जिनका पिछले दिनों दुखद निधन हो गया। सद्भावना के लिए जाना पहचाना नाम फादर वर्गीस जी का रहा है और आप काफ़ी अच्छे पत्रकार भी रहे। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं। डॉक्टर पाल जी, हम ये जानना चाह रहे थे आपसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म इंदौर का ही है सर। इंदौर में ही हुआ जी। कौन से मोहल्ले में? नौलखा जी, जानकी नगर। जानकी नगर क्षेत्र। पिताजी का शुभ नाम? बाबूलाल जी पाल जी। हमने सुना है कि काफ़ी अच्छी परिस्थिति नहीं थी घर की, काफ़ी संघर्ष आपके पिताजी ने किया, स्वदेशी मिल में कार्य करते। जी जी। और माता जी का शुभ नाम? माता केसर बाई। ये कैसे आपको चिकित्सा क्षेत्र में आने की प्रेरणा प्राप्त होगी डॉक्टर? सर जब पढ़ने में ठीक है, बहुत अच्छे नंबर आ गए। हाँ। उस वक्त बीएससी पार्ट 1 के बाद मेडिकल में आते थे बिना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के। जी। हाँ, तो अच्छे नंबर आ गए तो अप्लाई किया तो सिलेक्शन हो गया। आपका जन्म दिनांक क्या है? जन्म दिनांक है 7 जून 1950। MBBS कब किया डॉक्टर साहब आपने? 1973। जी। इसके बाद कौन सी डिग्रियाँ मिली आपको? इसके बाद मैंने फिर MS किया महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से ही 1977 में। और उसके बाद फिर मैं गुजरात चला गया जहाँ पर अध्यापन का कार्य करता था। तो 1978 से गुजरात में सूरत शहर में 14 साल मेडिकल कॉलेज में रहा। उसके बाद प्रोफेसर का प्रमोशन होने के बाद जामनगर चला, गुजरात के जामनगर में चला गया और वहाँ 2000 के अंदर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद इंदौर आ गया वापस। हमें ये जानकारी है कि आपके पास एक ऐसी डिग्री है जो कि बहुत कम लोगों के पास है, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? वो डिग्री का क्या नाम है? वो जो डिग्री है वो है DSc डॉक्टर ऑफ साइंस, जो कि किसी भी विश्वविद्यालय की ना, दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी डिग्री होती है। वो मुझे साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में मिली थी मुझे, और वो मिली थी 1993 के अंदर। जी। कितनी किताबें लिखी डॉक्टर साहब आप? मैंने लगभग 11 किताबें लिखी। जी। कुछ उल्लेखनीय किताबों के नाम बताइए हमारे दर्शकों को। जो मेरी सबसे ज़्यादा चलने वाली किताब है वो है हिस्टोलॉजी। जी। ये फर्स्ट ईयर के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। एनाटॉमी मेरा सब्जेक्ट है, शरीर रचना विज्ञान, जो कि फर्स्ट ईयर का है। और उसके लिए मैंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध किताब है वो हिस्टोलॉजी है, जो लगभग पूरे इंडिया में पढ़ी जाती है। उसके बाद है न्यूरो एनाटॉमी, जो कि ब्रेन के बारे में है। उसकी 2 या 3 किताबें मैंने लिखी हैं न्यूरो एनाटॉमी के ऊपर। और भी किताबें हैं, जैसे डिसेक्टर हैं, बॉडी को कैसे डिसेक्ट करते हैं, अंदर के स्ट्रक्चर को कैसे, उसके ऊपर 3 किताबें हैं।
जेनेटिक्स के ऊपर किताबें हैं, 2 या 3 किताबें जेनेटिक्स के ऊपर हैं, 1 किताब एम्ब्रियोलॉजी के ऊपर भी है। इस तरह से कुल मिला के 11 किताबें हैं। अब तक आपके कितने लेक्चर हो चुके हैं? लेक्चर से मतलब कि कॉलेजेस में? हाँ, कॉलेजेस में बहुत होते हैं, वो तो हर दिन लगभग 1 लेक्चर तो होती है। जी। वर्ल्ड मीडिया को ये भी जानकारी है कि आपको एक ऐसा अवार्ड प्राप्त हुआ है जो कि बहुत कम लोगों को मिलता है और काफ़ी प्रतिष्ठित वो अवार्ड है। और ये भी जानकारी है कि पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने वो अवार्ड आपको दिया था। उस अवार्ड का क्या नाम आप बताएं? नहीं, वो अवार्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं वो भारत का सर्वोच्च अवार्ड है, जो कि साइंटिस्ट को मिलता है, जो कि उसी पैटर्न पे है जिससे कि नोबेल प्राइज़ मिलते हैं। तो 7 जो ब्रांच हैं साइंस की, उसमें हिंदुस्तान से एक व्यक्ति को चुना जाता है हर ब्रांच से, और उसको वो मिलता है जिसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। और ये सबसे बड़ा अवार्ड है। ये जो है लगभग हर साल 7 या 8 लोगों को मिलता है। कभी कभी एक ही अवार्ड 2 लोगों को शेयर कर लेते हैं, इसलिए वो 7 से ज़्यादा नंबर हो जाते हैं। अदरवाइज़ हर साल वो 7। जैसे मुझे जो मिला वो 93 का अवार्ड था, और वो मेडिसिन में था, मतलब मेडिकल के लिए था वो अवार्ड। कई स्वर्ण पदक भी आपको मिले? हाँ जी। जो मैं क्या है, पढ़ाने के साथ साथ मैं रिसर्च में रहा हूँ, तो शुरू से ही रिसर्च में रहा, उसके कारण मुझे बहुत सारे स्वर्ण पदक रिसर्च के लिए मिले थे। कई मिले हैं, कम से कम 5 स्वर्ण पदक हैं जो कि रिसर्च के लिए हैं। एक प्रश्न ये होगा आपसे कि शरीर विज्ञान के बारे में भारत के वैज्ञानिक कितनी तरक्की कर पाए हैं, उनके बारे में आप क्या बताएंगे? शरीर विज्ञान में भारत की जो तरक्की है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा कि हम अमेरिका से कहीं ज़्यादा आगे हैं। शरीर विज्ञान का जहाँ तक है सवाल है, वो काफ़ी हम किसी से कम नहीं हैं। अच्छा। विश्व में किसी से कम नहीं है शरीर विज्ञान में। हाँ। अगर आप मेरे बारे में पूछें तो मैं कहूँगा कि अभी जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है, जो कि दुनिया की सबसे टॉप की यूनिवर्सिटी है स्पेशली इंजीनियरिंग में, उसका नाम है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की। उसने 2020 में एक सर्वे कंडक्ट किया था कि वर्ल्ड के जो टॉप 2% साइंटिस्ट हैं उनकी एक लिस्ट पब्लिश की जाए, टॉप के 2%, और हर ब्रांच के। इवन हिस्ट्री को भी वो साइंस समझते हैं, हिस्ट्री के ना। तो उन्होंने जो लिस्ट पब्लिश की उसके अंदर मेरा नाम था, वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट के अंदर। और इंडिया में नेचुरली वो मैं नंबर 1 रैंक पे था, और वर्ल्ड के अंदर 102 नंबर पे था। तो 102 नंबर वर्ल्ड में आना एक बहुत बड़ी बात है। और ये जो रैंकिंग थी, ये पिछले 50-60 साल के जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं उनकी रैंकिंग थी। ये ऐसा नहीं कि 2-4 साल के अंदर की रैंकिंग थी। क्योंकि ये जो जब से ये शुरू हुआ है, साइंस साइटेशन शुरू हुआ, जो रिकॉर्ड रखने लगे कि किसने क्या रिसर्च पब्लिश की, वो रिकॉर्ड को उन्होंने सबको खंगाला, उसके ऊपर पॉइंट्स बनाए, उसको एनालाइज किया, उसके क्या इम्पैक्ट फैक्टर्स थे वो निकाले, और साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से उन्होंने वर्ल्ड के टॉप के 2% साइंटिस्ट को चुना, जिसमें हर ब्रांच की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर ब्रांच जो उसमें थी तो उसके वैज्ञानिकों को उन्होंने चुना। तो 102 नंबर होना वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी बात है सर। आपको बधाई कि आपने काफ़ी कीर्तिमान कायम किए हैं, और सादा जीवन उच्च विचार के धनी डॉक्टर पाल जी बिल्कुल सादगी युक्त रहते हैं और प्रचार प्रसार से बिल्कुल दूर हैं। हमें जैसे ही जानकारी मिली तो डॉक्टर पाल जी के कार्य पर हम लोगों ने रिसर्च किया, और ये मुलाकात आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। एक प्रश्न आपसे ये भी है कि मीडिया से आपकी क्या अपेक्षा रहेंगी कि मीडिया शरीर विज्ञान को किस तरह से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करे? खैर, वैसे मीडिया डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये तो एक मेडिकल की एजुकेशन का फील्ड है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसमें बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम अपने जो मेडिकल एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो दिन पर दिन नीचे गिरता जा रहा है। उसकी कई वजह हैं। एक वजह तो ये भी है कि मेडिकल कॉलेजेस बहुत तेज़ी से खुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। एक अच्छी बात है, क्योंकि हमें डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है देश के अंदर,
पर उसके साथ साथ हम उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ज़्यादा कॉलेज खुलने से स्टूडेंट का जो स्टैंडर्ड जो होना चाहिए, जो ज़रूरी है उस शिक्षा को लेने के लिए, वो नीचे जा रहा है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल मैं देख रहा हूँ कि वो धीरे धीरे जो स्टैंडर्ड सुधारने में होना चाहिए वो नहीं होता है, वो नहीं हो रहा है। धीरे धीरे गवर्नमेंट पब्लिक की गलत डिमांड के आगे झुक जाती है, डॉक्टरों की स्पेशली। मुझे कई डॉक्टरों को बुरा लगेगा ये, पर जैसे अभी 2 दिन पहले ही एक आचार संहिता डॉक्टरों के लिए बनाई गई थी जो कि लागू होने वाली थी, पर कुछ डॉक्टरों के समूह ने विरोध किया, इस कारण उसको वापस ले लिया गया। उसी तरह देश के अंदर एक एग्ज़ाम्स होने वाली थी जो कि पूरे कंट्री में, जब फाइनल MBBS में लड़का डॉक्टर बनने की जो लास्ट एग्ज़ाम देता उसको फाइनल MBBS, वो पूरी कंट्री में एक ही एग्ज़ाम होने वाली थी। उससे क्या होता कि सारे पूरी कंट्री का स्टैंडर्ड एक हो जाता, ठीक है, और उस एग्ज़ाम में पास करने वाले ही बच्चे लोग प्रैक्टिस करने का लाइसेंस पाते। पर इसका विरोध भी हुआ और सरकार इस विरोध के कारण झुक गई और उन्होंने एक बहुत अच्छी जो एग्ज़ाम हो रही थी जिससे कि देश की मेडिकल एजुकेशन काफ़ी ऊपर तक चली जाती, जो कि गिर रही है, बुरी तरह से गिर रही है। क्योंकि पहले जो मेडिकल एजुकेशन थी वो बहुत अच्छी थी। वर्ल्ड के अंदर इंडिया के डॉक्टर बहुत अच्छे समझे जाते हैं। अमेरिका में जो डॉक्टर्स हैं इंडिया के, उनका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अमेरिका ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वो स्टैंडर्ड अब शायद हम नहीं बना पाए, वो गिरता ही जा रहा है। इसलिए ये जो एक स्टेप, इसी कारण मेडिकल कमीशन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ मेडिसिन के अंदर नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक ये जो लिया था स्टेप कि आप एक भी एग्ज़ाम करें और उससे स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, उससे आपके लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस करने का, उससे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन की उसमें एडमिशन मिलेगा उस एग्ज़ाम की बेसिस पे, और उससे जो ये है भ्रष्टाचार है जो कि एडमिशन में हो रहा है वो दूर हो जाएगा। और उससे कॉलेज की रैंकिंग डिसाइड होगी। जैसे कि अभी 650 कॉलेज के आसपास हैं पूरे इंडिया के अंदर, उन 650 कॉलेज की रैंकिंग आती कि वो कौन सा कॉलेज के विद्यार्थियों ने कैसा किया है। तो जो विद्यार्थी एडमिशन लेने वाले हैं उनको भी अब पता चलता कि हमें किस कॉलेज में जाना है, किस कॉलेज की रैंकिंग बहुत अच्छी है। तो ये एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम थी, पर अनफॉर्चुनेटली हेल्थ मिनिस्टर ने दबाव में आकर के इसको 2028 तक के लिए स्थगित कर दिया। तो ये बड़ी दुखद बात है। ये मुझे नहीं लगता कि हमारा जो मेडिकल कॉलेज का स्टैंडर्ड है या मेडिकल जो हम एक अच्छे डॉक्टर पैदा करने जा रहे हैं वो नहीं पैदा हो पाएंगे। स्टैंडर्ड गिरेगा, बहुत बुरी तरह से नीचे गिरेगा स्टैंडर्ड। तो मीडिया के बजाय, मीडिया अगर इस बात को हाईलाइट करे कि ये जो चीज़ें थी, एग्ज़ाम थी या संहिता थी, डॉक्टरों को कैसा बिहेव करना चाहिए समाज के अंदर, इसके ऊपर रूल्स रेगुलेशन बने थे जो कि परसों ही पब्लिश हुए थे, वो सब इंडेफिनिट पीरियड के लिए स्थगित कर दिए गए। तो ये मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है मीडिया को इस तरफ ध्यान देना चाहिए, इस तरह की बातें जिससे कि गवर्नमेंट झुक जाती है ना, वो नहीं होना चाहिए। हमें स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी इंडिया के अंदर बहुत, और वो तब तक नहीं हो सकती जब हम अपना खुद का हित, अपने खुद के वोट को ध्यान में ना रख करके देश हित को आगे लाएंगे। बहुत अच्छे आपके विचार हैं डॉक्टर पाल जी के विचारों का हम स्वागत करते हैं। आज के साक्षात्कार का अंतिम सवाल हम आपसे करने जा रहे हैं कि जैसे आप एक अनुभवी वैज्ञानिक हैं और आप ये देखते हैं कि चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। डिमांड से मेरा तात्पर्य है कि निजी कमी है। हाँ, निजी जो कॉलेज खुल गए हैं वो काफ़ी महंगी शिक्षा हो गई। उसके कारण भी जो विद्यार्थी चाहकर भी MBBS या चिकित्सा क्षेत्र में जाने से कतरा रहे हैं। इस बारे में आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहिए? मुझे तो लगता है कि सचमुच जो चिकित्सा विज्ञान के जो कॉलेज हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं। अभी भी अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जाएं तो मुझे नहीं लगता कहीं करोड़ रुपए से कम का एडमिशन MBBS का होगा। ठीक है, इतना पैसा कौन दे पाएगा? जो अच्छे विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं बेचारे, वो तो दे ही नहीं पाएंगे।
सरकारी कॉलेज में जो एडमिशन होते हैं उनके तो ठीक है, पर उसके बाद वाले जो विद्यार्थी हैं वो करोड़ रुपया कहाँ से लाएंगे एडमिशन देने के लिए। तो गवर्नमेंट को शायद एक ऐसी चीज़ प्लानिंग करना चाहिए जिससे कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हों, जो सचमुच पढ़ने में इंटरेस्टेड हों या जिनके पास प्रतिभा है, उनके लिए उन्हें कुछ करना चाहिए जिससे कि वो प्राइवेट कॉलेज की संख्या थोड़ी कम हो, सरकारी कॉलेज की संख्या आगे बढ़े, जो कि कर रही है। मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट बहुत सारे नए सरकारी कॉलेज खोल रही है और उसमें प्रतिभाशाली बच्चों को मौका मिलेगा। पर जितनी हमें डॉक्टरों की ज़रूरत है उतना शायद अभी पहुंचने में 10 साल और लग जाएं, तब से हम उस कंफर्टेबल पोजीशन में पहुंचेंगे। तब तक गवर्नमेंट को बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज है वो उस डिमांड को शायद पूरा ना कर पाए, क्योंकि वहाँ पर तो वही एडमिशन लेंगे जिनके पास पैसा है। एक प्रश्न और आया है हमारे सामने जनता की ओर से कि आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए विद्यार्थी को तो हमेशा से मैं एक ही संदेश देता आया हूँ कि मेहनत के सिवा उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जब तक आप मन लगा के, क्योंकि मेडिकल की शिक्षा सतत परिश्रम मांगती है, आप हल्ला गुल्ला करके मेडिकल कॉलेज की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी भी जो व्यक्ति जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हो उसकी आप लाइफ से खेल रहे होते हो। तो आप में जो है वो क्षमता तो होनी चाहिए कि आप उसको ट्रीट कर सको, अच्छी तरह से ट्रीट करो, और वो तभी पॉसिबल है जबकि आप एक कड़ी मेहनत करके अपनी शिक्षा को प्राप्त करेंगे। ओके, तो हमेशा से मैं यही कहता हूँ कि शिक्षा को लाइट में ना लें, मेडिकल शिक्षा को लाइट में ना लें। अगर आप मेडिकल कॉलेज में आए हैं तो आप खुशकिस्मत हैं, आपको बहुत अच्छा प्रोफेशन मिला हुआ है, और उसके साथ आप मजाक ना करें, उसको आप अच्छी तरह से लेकर के कड़ी मेहनत करके एक अच्छे डॉक्टर बनने की कोशिश करें, जिससे कि आप किसी की सेवा कर सकें, किसी की जान बचा सकें। नहीं तो आप जान बचाने के बजाय हो सकता है कि आप उसकी जान भी ले लें। बहुत अच्छे विचार रहे एक वरिष्ठ वैज्ञानिक और अनुभवी चिकित्सक डॉक्टर पाल जी के राष्ट्र प्रेम से जुड़े हुए इस साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। जय भारत, जय देश। नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार।